नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाठ 8 जन्मदिन का प्रश्न और उत्तर। तो बच्चों देखो, आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की, इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं ना, सभी के आंसर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो पहला यहाँ पे जो सबसे ऊपर प्रश्न है कि सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। देखो बच्चों, ये कुछ वाक्य होते हैं, कुछ सूचना के वाक्य होते हैं, तो कुछ निर्देश के वाक्य होते हैं। जैसे सूचना के वाक्य मतलब, जैसे मैं उदाहरण आप लोगों को बताऊं तो, जैसे आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि कल छुट्टी है, ठीक है, तो ये आपको क्या दी गई है? सूचना दी गई है ना। क्या दी गई है? सूचना। तो ये कल छुट्टी है, ये क्या हो गया? सूचना का वाक्य हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कई तरीके के वाक्य होते हैं जिन्हें आप लोगों को पढ़ना है, विराम चिन्ह सहित पढ़ना है और फिर समझना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही मैंने लिया है, टेक्स्ट बुक में आपके दिए गए थे। पहला वाक्य यहाँ पे है कि बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। आपको सूचना दी जा रही है, आपको कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है या फिर आपसे कोई अनुरोध नहीं किया जा रहा, बल्कि आपको एक सूचना दी जा रही है। तो ये क्या हो गया? सूचना वाक्य। ये चिन्ह किसका है? तो इसको कहते हैं योजक चिन्ह, और ये क्या है? पूर्ण विराम। अब यहाँ पे दूसरा देखोगे तो क्या है? जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ। अभी आपसे समझिए, आप घर पे हो, आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ और फल सब्जी लेकर के घर पे आओ। तो ये आपको क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है ना, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि जाओ और लेकर आओ, ठीक है, आपको कोई सूचना नहीं दी जा रही। तो ये वाक्य कैसा है? आदेश का वाक्य है। ये कौन सा चिन्ह है बच्चों? तो निर्देशन चिन्ह है। ये होता है अल्प विराम। क्या होता है बच्चों? अल्प विराम, कॉमा, थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला, जैसे फल, थोड़ा रुके, फिर उसके बाद सब्जी, ओके, उसके बाद है ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे जो खड़ी पाई हम लोग खींचते हैं ना हिंदी में, वाक्य खत्म होने के बाद उसको कहते हैं पूर्ण विराम। कॉमा रहेगा तो अल्प विराम, और अगर पूरी खड़ी पाई रहेगी तो पूर्ण विराम। फिर यहाँ पे तीसरा है कि चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। तो ये कौन सा वाक्य है? क्या आपको इसमें आदेश दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बोला जा रहा है कि आप चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। आपको कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा कि पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, तुमको पढ़ना ही है, ऐसा बोला जा रहा है क्या? नहीं, आपको निर्देश दिया जा रहा है कि आप चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया निर्देश वाला वाक्य। और इसमें हम चिन्ह देखेंगे तो देखो बच्चों, ये जो चिन्ह होता है ना, ऐसे, इसको कहते हैं इकहरा अवतरण चिन्ह। अगर दो रहा तो उसको दूसरा कुछ कहते हैं, अभी आप आगे देखोगे, लेकिन इसको हम इकहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। और पूर्ण विराम तो आप लोगों को पता ही है जो यहाँ पे यूज हुआ है। आगे यहाँ पे है कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो अभी ये कौन सा वाक्य है बच्चों? विनती के वाक्य। हम किसी से विनती कर रहे हैं ना, और ये इसमें कौन सा चिन्ह आया है? पूर्ण विराम का। अगला देखोगे तो बच्चों ने कहा कि कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। तो ये क्या है बच्चों? अनुरोध वाक्य ना, हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया बता दीजिए हमको अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है। ये हो गया अनुरोध के वाक्य। अभी इसमें जो विराम चिन्ह यूज हुए हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो कॉमा मतलब अल्प विराम, आपको पता है। ये देखो दोहरा अवतरण चिन्ह। अभी ऐसे ऐसे था तो मैंने क्या बोला था? इकहरा, ठीक है। क्या बोला था? अरे सॉरी, ऐसे नहीं, बस एक पाई थी, रुको, बस एक ऐसे थी, तो इसको बोला था मैंने इकहरा, लेकिन ऐसे है दो, ठीक है, ऐसे करके इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह। ये क्या होता है बच्चों? पूर्ण विराम। समझ गए? ठीक है। अब आगे चलो, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जरा सोचो, कार्टून बनाओ। अभी इसमें ना क्या बोला जा रहा है कि यदि पानी की टोटी बोलने लगे तो, देखो बच्चों, अगर पानी की टोटी, जो पानी का नल होता है, अगर वो बोलने लगे तो क्या होगा? ये प्रश्न भी आपकी, देखो बच्चों, जितने भी यहाँ पे प्रश्न दिए हैं सब आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो तो आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला प्रश्न है ना कि यदि पानी की टोटी बोलने लगी तो क्या होगा? चलो बताती हूँ मैं क्या होगा। अगर पानी की टोटी बोलने लगी तो, यदि पानी की टोटी बोलने लगी तो नल खुला रखने वालों की खैर नहीं होगी, है ना। हम जब चाहे तब क्या करते हैं? नल को खुला रख के छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, भूल जाते हैं।
टंकी में पानी खत्म हुई तो नल को खुला करके हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो अगर वो टोटी बोलने लगती तो फिर किसी की भी खैर नहीं होती। आप नल खुला छोड़ के ना बच नहीं सकते थे, ठीक है। और नल की टोटी सबसे कहेगी कि पानी का काम हो जाने के बाद क्या कर दो, टोटी बंद कर दो। नल ज़्यादा देर तक खुला मत रखो, पानी की फिजूल खर्ची मत करो। जो भी नल की टोटी खुले रखेगा वह उसका नाम चीख चीख कर पुकारेगी और सबके सामने डांटेगी। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखो सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा, ठीक है, तो दोनों को आप लोगों को समझना है, विचार करना है कि सौर ऊर्जा क्या होता है, अक्षय ऊर्जा क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब ये भी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, देखो सबके सब यहाँ पे ये जो लाइन से प्रश्न दिए गए सबके उत्तर मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बता रही हूँ। देखो ये विचार मंथन में आया ना प्रश्न, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा। तो चलो सौर ऊर्जा देखते हैं और अक्षय ऊर्जा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसके उत्तर में कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा किसको कहा जाता है बच्चों, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन करती है, ठीक है, यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है, इस बिजली से पानी गर्म करना, पंखे चलाना आदि काम करते हैं, है ना। आपको पता होगा कि अभी जो सौर ऊर्जा है उसका बहुत सारे बिजली भी उससे अभी पैदा की जाने लगी है, पानी भी गर्म किए जाते हैं, पंखे भी चलाए जाते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाले लालटेन और सौर कुकर का भी उपयोग तेजी से होने लगा है। सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाली अक्षय ऊर्जा है ना। सौर ऊर्जा जो है क्या वो कभी खत्म होगी, जब तक सूरज रहेंगे तब तक ये सौर ऊर्जा हमको मिलती रहेगी, ठीक है। जब तक सूरज चमकता रहेगा सौर ऊर्जा हमारे काम आएगी। फिर आगे यहाँ पे क्या है, मैंने समझा। देखो बच्चों ये जो पाठ था ये पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, कुछ ना कुछ तो समझा ही होगा ना। ये जो हमने जन्मदिन पढ़ा था इससे क्या सीखा था, तो देखो मैंने क्या सीखा है वो मैं बताती हूँ। हमें बेवजह पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे पहली बात, उसको कितनी जोर की प्यास लगी थी लेकिन बेचारे को एक पानी की घूंट नहीं मिल पा रही थी, है कि नहीं। इसीलिए कभी भी आप लोगों को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, है ना। जब आवश्यकता हो तभी करो, नहीं तो मत करो। समझ में आया। ऐसे फिजूल का कई लोग होते हैं ना, पानी अगर भरा रहे और नया पानी आता है तो उसको पूरा नीचे गिरा देते हैं। अरे ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पानी हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ना कि उसे ऐसे बर्बाद करना चाहिए। जब आवश्यकता न हो तब बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे कि पंखा, कूलर, एसी, बल्ब आदि बंद कर देने चाहिए। पानी और बिजली दोनों के भंडार क्या हैं, सीमित हैं। जैसे सौर ऊर्जा तो क्या है, अक्षय ऊर्जा है, वो जब तक सूरज चमकता रहेगा तब तक ऊर्जा हमको मिलती रहेगी। लेकिन बच्चों अगर मैं पानी या फिर बिजली की बात करूँ तो ये क्या है, सीमित है, ठीक है। हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई कमरे में नहीं है तो लाइट और पंखे बंद रखो, है ना। कई लोग क्या सोचते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा चलो हम भर देंगे, लेकिन आप ये तो सोचो कि सभी को चाहिए, बस आप ही अकेले नहीं हो कि आप बर्बाद करोगे, है ना। सबको चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, अभी से आदत डालो। अगर आप लोगों में ये आदत नहीं है तो आप लोग डालिए कि आपको क्या करना है, बिजली और पानी क्या करना है, बचाना है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, भाषा की ओर। इसमें क्या है, शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। ये भी बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, आप एक बार टेक्स्ट बुक खोलो सब समझ जाओगे। तो अड़ोस का पड़ोस, बारी का बारी, अच्छा का बुरा, नहाना का वहाना, हंसी का खुशी। फिर यहाँ पे अगला है कि मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। देखो बच्चों मातृभाषा यानी कि आपकी जो भाषा है, ठीक है, उसका क्या करना है आप लोगों को, 10 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। तो समझिए आपकी मातृभाषा क्या है, मराठी है। तो देखिए मराठी के 10 शब्द मैंने यहाँ पे लिखे और उसका हिंदी में भी अनुवाद किया है। तो डोड़ा, ठीक है, ये मराठी ये हिंदी। तो डोड़ा माने आँख, फुलपाखरू यानी तितली, वाढदिवस यानी जन्मदिन, वीज यानी बिजली, मावशी यानी मौसी, आई मतलब माँ, ढग यानी बादल, फुगे यानी गुब्बारे, ठीक है, ऐसे करके करना है। उसके बाद पाउस यानी बरसात, मुलगा यानी लड़का। तो ऐसे आप कर सकते हो। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हाँ देखो बच्चों आप लोगों को 10 ऐसे शब्द लिखने थे, मतलब 10 शब्दों का क्या करना था, आपकी जो मातृभाषा है जैसे मराठी तो उसका हिंदी में अनुवाद करना था और 2 वाक्यों का भी हिंदी में अनुवाद करना था, ठीक है। ये 10 शब्द तो हो चुके हैं, अभी 2 वाक्य देखो यहाँ पे।
जैसे मराठी में मला पुस्तक वाचायला खूप आवडते, तो अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा कि मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरा मराठी में आपल्या आजूबाजूचा परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवा, ठीक है, तो हिंदी में क्या होगा, अपने आसपास के परिसर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे अगला है कि बताओ तो सही। अब क्या बताना है बच्चों, देखो तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो, बच्चों बताना तो ज़रा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं, तो देखिए उत्तर मेरा छोटा, देखो ये जो आंसर है ना ये आप खुद से लिखो तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने बहन भाई की देखभाल कैसे करते हो तो आप ही लिखोगे ना, आपके भाई बहन है, आप जानते होंगे कि आप उनको कैसे उनके लिए क्या क्या करते हो, है ना। मुझे कैसे पता होगा, तो मैंने तो यहाँ पे अपना मतलब मेरे दिमाग में जो है मैंने वो आंसर लिखा है। लेकिन अगर आप लोग अपने भाई के लिए या फिर बहन के लिए जो कुछ भी करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या है, मेरा छोटा भाई तीसरी कक्षा में पढ़ता है, मैं हमेशा उसका ध्यान रखता हूँ, मैं पढ़ाई में उसकी मदद करता हूँ। हम जब खेलने जाते हैं तो मैं उसे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना सिखाता हूँ, मैं उसे कंप्यूटर चलाना सिखाता हूँ। हम दोनों साथ साथ म्यूज़िक क्लास और कराटे क्लास जाते हैं, मैं हर तरह से उसका ध्यान रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखो बच्चों क्या है, वाचन जगत से। इसमें क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। देखो बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। तो इनकी जो आत्मकथा है ना इसे आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, थोड़ी सी चर्चा करनी है, ठीक है। आत्मकथा मतलब पूरा नहीं पढ़ना, उसका थोड़ा सा अंश, अंश यानी क्या होता है, थोड़ा सा कुछ भाग। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु में, यहाँ पे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनकी आत्मकथा का यहाँ पे अंश है थोड़ा सा। तो तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अबुल पाकिर जेनेलाउद्दीन अब्दुल कलाम ने बचपन में अपने पिता को नाव बनाते देखा तो उनके मन में रॉकेट बनाने की बात आई। गांव के स्कूल से निकले इस शख्सियत के इरादे लड़ाकू विमान उड़ाकर आसमां छूने के थे। तमन्ना पूरी नहीं हुई तब भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हिंदुस्तान को एक परमाणु ताकत बनाया, अग्नि व पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। वे कहते ही नहीं थे कि महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा श्रेष्ठ होते, बल्कि खुद अपने मन, वचन और कर्म से आखिरी सांस तक इसे फलीभूत करके भी दिखाया। यही कारण है कि आज डॉक्टर अब्दुल कलाम को हर भारतीय क्या करता है, सलाम करता है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आत्मकथा का अंश था, तो आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, मेरी कलम से। तो ये प्रश्न भी बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, सब कुछ प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, कुछ भी मैंने यहाँ पे अपने मन से नहीं दिया है, ठीक है। आप सोचो कि अपने से दिया है, नहीं, ये सारे प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ओके। जैसे अब्दुल कलाम का यहाँ पे देखो दिया था ना, अब्दुल कलाम का अंश पढ़कर चर्चा करो। अभी यहाँ पे मेरी कलम से में देखो बच्चों प्रश्न क्या है कि अपने नानाजी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। देखो बच्चों जैसे जो हमारे दादा या फिर दादी जी होती हैं, नाना नानी जी, उनको आपको क्या करना है, अपने मन की बात लिख करके भेजनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पत्र लिखा है, जैसे जो हम अपने दादाजी को भेज रहे हैं, तो आप ये अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखो, आदरणीय दादाजी, दादाजी को बोल रहे हैं, आदरणीय दादाजी सादर प्रणाम, यानी कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप और दादी जी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया था। आपने मुझे जो कविता सुनाई थी मैंने वही कविता कक्षा में गाई, सभी को वो कविता बहुत पसंद आई। मैंने अपनी शिक्षिका को बताया कि मुझे यह कविता मेरे दादाजी ने सिखाई है। अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपसे और भी कविताएं सीखूंगा। घर में सभी को मेरा प्रणाम, आपका आज्ञाकारी रोहित। ठीक है, तो रोहित एक लड़का है जो अपने दादाजी को इस तरह से पत्र लिख करके भेज रहा है। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है कि बबलू की आदत से कौन परेशान थे। बबलू की ये जो आदत थी उससे कौन परेशान थे बच्चों? तो बबलू की बुरी आदत से उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तभी तो उन्होंने उसको सबक सिखाने की प्लानिंग की थी। दूसरा है कि शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया।
ठीक है। क्या कारण बताया था शीला मौसी ने? तो उत्तर देखो, शीला मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ जाने के कारण बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसी कारण कंपनी ने उनके यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। फिर ये बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? तो बबलू को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया। खाना खाते ही वह प्यास से बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। देखो बच्चों, आप भी थोड़ा इमेजिन करो, आप खाना खा रहे हो, आपको बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है। अगर आपको उस टाइम पे पानी ना मिले तो आपको कैसा लगेगा, है ना? उस समय आप लोगों को पानी की असली कीमत पता चलेगी, क्योंकि पानी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो आप उसकी परवाह नहीं करते हो, है ना? जो चीज़ आपको बिना मेहनत के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना, उसकी आप कदर नहीं करते हो। वो चाहे कितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कितनी भी महंगी हो, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते हो। लेकिन वहीं अगर जब आपको कुछ उसके लिए देना पड़े या फिर वो आपको मिले ही ना, ठीक है, आप कुछ पैसे भी दे दो लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिलती, तब आपको उसकी असली कीमत पता चलती है कि नहीं? उसी तरीके से बबलू के साथ भी हुआ था। पहले तो उसने खूब पानी बर्बाद किया, लेकिन जब उसके साथ ये घटना हुई तब उसको असली कीमत पता चली कि पानी का क्या महत्व होता है ना? आगे देखो चौथा प्रश्न, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? क्या नहीं जाना था बताइए? तो उत्तर देखिए, बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह क्या था, एक नाटक मात्र था, है ना? सबने मिलकर के नाटक ही तो किया था। अब आगे क्या है कि निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। देखो बच्चों, ये जो चित्र दिए गए इनके नाम बताने आप लोगों को और फिर इसके बारे में लिखना है कि क्या है, कैसे है। तो पहला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है चित्र, इसमें क्या है बच्चों? तालाब है ना? ये क्या है? तालाब का चित्र है। तो देखो इसके बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है कि यह किसका चित्र है? तो तालाब का चित्र है। इसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है। यह पानी पीने के अलावा धुलाई और सिंचाई के काम आता है। इसमें पानी के जीव जंतु जैसे मछलियाँ, मेंढक, कछुआ आदि पाए जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न, मतलब जो पिक्चर है वो किसका है? कुएं का। तो इसमें जमीन से पानी आता है, इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, इसमें जमीन से पानी आता है। बरसात का पानी भी जमा होता है कुएं में, है ना? बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कुआं पहले जो अभी नीचे तक पानी था वो पूरा का पूरा भर जाता है, भरता है ना? तो वही, इसका पानी पीने के अलावा सिंचाई के काम आता है। पहले ज़माने में पता है, जो अभी आज के ज़माने में तो मोटर आ गए हैं तो उससे सिंचाई की जाती है खेतों में, लेकिन पहले क्या होता था ना, जो कुएं होते थे ना उनसे ही सिंचाई की जाती थी, ठीक है। पहले खेती करना मतलब बहुत मेहनत का काम होता था, लेकिन अब तो मशीनें आ गई हैं, मोटर आ गए हैं, ट्रैक्टर आ गए, नहीं तो खेत को खुद से ही जोतना पड़ता था बैलों को लेकर के। मतलब पहले तो किसान बहुत, अभी भी किसान बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो गरीब हैं अभी जिनके पास पैसे ही नहीं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो कहाँ से ट्रैक्टर, समझिएगा उसके पास पैसे नहीं है ट्रैक्टर भी ट्रैक्टर वाले को देने के लिए, तो क्या करे बेचारा, वो अपने से ही खेत को जोतेगा, है ना। तो पहले ऐसे ही खेती किया करते थे लोग। पहले तो खैर अब तो सुविधा आ गई है, लेकिन पहले नहीं थी, तो लोग ऐसे ही किया करते थे, ठीक है। तो कुएं से सिंचाई होती थी। मेरे भी नाना और मेरे दादाजी बताते हैं कि पहले वो लोग कैसे कुएं के पानी से सिंचाई करते थे, कितनी मेहनत करते थे, दिन भर वो खेतों में लगे रहते थे। कभी कभी रात को भी उन लोगों को क्या करना पड़ता था, जाग करके रातों में मतलब खेतों में काम करना पड़ता था, ठीक है। वैसे आपके दादा दादी भी बताते होंगे, अगर उन्होंने खेती की होगी तो वो लोग आप लोगों को बताते होंगे, ठीक है। अभी आगे वाला जो चित्र है ना, वो बच्चों किसका है, तो झरने का चित्र है, ठीक है। तो झरने का चित्र, अभी इसके बारे में देखो लिखा है कि यह पहाड़ की ऊंचाई से नीचे नदी में गिरता है ना। जो झरना होता है वो पहाड़ की ऊंचाई से नीचे नदी में गिरता है। बरसात के मौसम में झरने ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका भी पानी पीने के अलावा अन्य कामों के उपयोग में, मतलब दूसरे कामों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अगला चित्र है वो किसका है बच्चों, बादल का है। तो देखो बादल के बारे में लिखा गया है, बादल पानी का मुख्य स्रोत है ना। मुख्य स्रोत तो यही है, ऊपर से पानी आता है। बादलों के बरसने से नदी, कुएं, तालाब सभी पानी से भर जाते हैं। पूरे साल बरसात का पानी हमारे काम आता है। फिर उसके आगे ये कौन है, नदी, है ना। ये चित्र किसकी है बच्चों, नदी की है। तो देखिए इसका उत्तर मतलब इसके बारे में, नदियों से हमें पानी मिलता है। हमारा जीवन नदियों के पानी पर ही आश्रित होता है।
नदियों के किनारे जंगल, गांव व शहर बसे होते हैं। नदी का पानी पीने के अलावा सिंचाई, कारखानों में काम आता है। नदियों में जल परिवहन के साथ साथ मछली पालन भी होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक और लास्ट प्रश्न है, एकदम अंतिम प्रश्न है। सदैव ध्यान में रखो, क्या ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है ना बच्चों। जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं मतलब क्या, जो हमको प्रकृति से मिली हुई हैं। ठीक है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है कि चलो हमने प्राकृतिक संसाधन बना दिए, नहीं, वो हमें प्रकृति से मिली है। तो इनकी बचत करना क्या है बच्चों, बहुत ही जरूरी है कि नहीं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, प्राकृतिक संपदा वे संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पानी, औषधि, खनिज पदार्थ, मिट्टी, लकड़ी आदि है। पानी हमें नदियों, तालाबों, झरनों से मिलता है, इसलिए हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। खेत की मिट्टी में फसल उगाई जाती है, वनों से लकड़ियाँ और औषधियाँ मिलती हैं, पहाड़ों और खदानों से खनिज पदार्थ, खनिज तेल आदि मिलते हैं। प्रकृति के इन सभी संसाधनों का भंडार सीमित है, ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें इनका सावधानी पूर्वक यानी कि एकदम हिसाब से उसको खर्चा करने चाहिए। जैसे आपके घर में भी जो चीज़ कम होती है, आपने देखा होगा, जो चीज़ कम होती है उसको जो आपकी मम्मी होती है वो कम खर्चा करती है, क्योंकि वो जानती हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब बाद में तो ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे आपकी मम्मी थोड़ा थोड़ा करके खर्चा कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता ही ये ख़त्म हो जाएगा, वैसे आप लोगों को ये जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका कम यूज़ करना चाहिए, सावधानी पूर्वक। कम मतलब क्या, जितना ज़रूरत हो उतना ही, ऐसा नहीं कि फालतू में आप बर्बाद करोगे उसको। इनको बेकार में नष्ट न करके इनकी बचत करना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो आपका पाठ था जन्मदिन, इसका प्रश्न उत्तर हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, सभी प्रश्नों के मैंने आप लोगों को उत्तर दिए हैं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और ढूंढिए। ठीक है, चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों।